हाई न्यूज के प्रोग्राम लीक से हटके चले जो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री परमानंद शर्मा जी, जो वर्तमान में इंदरगढ़ थाना के थाना प्रभारी है। भाई एक ऐसे सुलझे हुए अधिकारी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ होने के बाद भी उन्हें कई जिलों कई थानों में सेवाएं दी हैं। उनका जहां भी रहे हैं जनता उनको चाहती है, उनका अलग ही किस्म का व्यवहार है। और चंबल का क्षेत्र जाना जाता है बीहड़ के लिए, डाकुओं के लिए, लेकिन अब तो उनकी अधिकतर सर्विस यही निकली है। तो शर्मा जी बहुत बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के बेस्ट टाइम में से टाइम निकाला। आपको भी धन्यवाद। तो शर्मा जी सबसे पहले यह बताएं चाइल्डहुड में किस प्रकार का नेचर था आपका, बचपन में किस प्रकार नेचर था आपका? एक्चुअली बचपन में जी मैं मूलतः गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव ग्राम सौता खरिया, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पड़ता है और मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य रहा हूँ। मेरा परिवार बहुत बड़ा था जी। तो मैं अपने परिवार में शुरू से ही इतने अनुशासन में रहा हूँ, अपने बड़े लोगों के मार्गदर्शन में रहा हूँ। तो जो हमें निर्देश अपने माता पिता से जो संस्कार मिले, गुरुजनों से जो शिक्षा मिली, उसको हमने ग्रहण किया और अनुशासन में ही रह के हमने अपना बचपना निकाला। लेकिन एक गांव से आना, आप पुलिस की नौकरी में कैसे आए? किसी से इम्प्रेस थे क्या या फैमिली में और कोई है? क्योंकि पुलिस का जॉब एक ऐसा है जो डायरेक्ट से जनता से जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं जो है शुरू से ही जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय ही मुझे ऐसा महसूस होता था कि निश्चित मैं पुलिस विभाग में जाऊं और प्रत्यक्ष रूप से जनता की सेवा करने का इसमें अवसर प्राप्त होता है। तो मेरी शुरू से ऐसी इच्छा रही कि मैं पुलिस विभाग की नौकरी ज्वाइन करूँ। यानी जनता से जुड़ाव था हमेशा। तो एक पुलिस का विभाग ऐसा है डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रेस तो हुए होंगे आप वर्दी को पहन के, क्योंकि एक टीआई क्या CSP थे सलीम खान। मैं उस समय ग्वालियर में पढ़ता था जी, MLB कॉलेज में जी। उस समय हमारे जो है वहाँ ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक रामलाल वर्मा जी हुआ करते थे जी, जो बाद में ग्वालियर के IG हुए, IG होकर रिटायर हुए जी। तो मैंने उनकी कार्यशैली और उनके जो वर्किंग मैंने देखी, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी पुलिस विभाग की नौकरी करना चाहिए और डायरेक्ट रूप से जनता की सेवा में मुझे करने का अवसर इस नौकरी से मिलेगा। जी। यह सोच कि आप एक जज्बा लेके पुलिस की सेवा में आए। किस पद पर भर्ती हुए थे आप? मैं वर्ष 1981 में जी 18 अप्रैल 1981 में एज ए कांस्टेबल मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जी। और इसी दतिया जिले में मैंने कांस्टेबल की नौकरी शुरू की थी। जी, शुरुआत दतिया जिले से है आपकी। दतिया क्या मानते पीताम्बरा माई की नगरी है, कितनी कृपा हुई आपके ऊपर? और चूंकि अभी आप इस क्षेत्र में हैं। निश्चित माँ पीताम्बरा की नगरी है। एक छोर पर माँ शहर में माँ पीताम्बरा विराजी हुई हैं जी, दूसरे छोर पर सेवड़ा में माँ रतनगढ़ वाली विराजी हैं जी। और दतिया के ऊपर इन दोनों देवियों की अपार कृपा है। आपके बगल में शीतला माता भी तो है। साथ ही जो है उनाव बालाजी हैं, इंद्रगढ़ में हमारी शीतला माँ हैं। ये सभी माई और सूर्य भगवान की हमेशा दतिया के ऊपर कृपा रहती है जी। और दतिया निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा जिला है और यहाँ के लोग जो है काफ़ी अनुशासन में रहते हैं जी। जहाँ तक शिक्षा का और उसका सवाल है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी दतिया जिले ने काफ़ी उन्नति की है। आज दतिया में जो है कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज तक दतिया में संचालित हो रहे हैं। अच्छा भाई साहब, क्या अंतर पाते हैं उस समय की और आज की जो टेक्नोलॉजी काफ़ी, जब और जिस समय आप पुलिस विभाग में आए काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। पुलिस जो है पोलाइट हो गई है पूरी तरीके से। वो समय नहीं रहा कि एक दरोगा निकलता था जब गांव में तो बुलेट की आवाज़ सुन के तहलका मच जाता था। आज लोग डरते नहीं हैं, सामंजस्य बना के चलते हैं। कैसे किया आपने? निश्चित आप इस बात को जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। आज का टाइम ये है कि पुलिस एक मित्रवत व्यवहार करके जनता के साथ चल रही है जी। पहले एक भय का वातावरण होता था और वो टाइम ऐसा था कि इस क्षेत्र में दस्यु समस्या भी होती थी जी। डकैतों का मूवमेंट काफ़ी रहता था। तो यहाँ की जनता को जो है भय रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी डकैतों से जोड़ दिया जाए। तो डकैतों से भी पीड़ित रहती थी जनता। इधर जो है पुलिस पहुंचती थी तो पुलिस से भी जनता छिप जाती थी, पुलिस के पास नहीं आती थी, सिर्फ इस वजह से कि कहीं कोई डकैतों की या किसी बदमाश के मूवमेंट के बारे में पुलिस जानकारी नहीं लेने लगी। आज का जो माहौल है वो निश्चित ही जो है पढ़ी लिखी जनरेशन है और इलेक्ट्रॉनिक
जो संसाधन है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब से जो है पुलिस और पब्लिक काफ़ी निकट आई है जी। और ऐसी स्थिति में काम करने में बड़ी हम लोगों को सुविधा होती है। आज किसी जगह घटना घटित हो रही है तो हमको कई घंटों बाद जानकारी मिलती थी, आज जी। 1 मिनट क्या सेकंडों में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस गांव में कौन सी घटना घटित हुई है जी। और उस आधार पर हम लोग तत्काल मूवमेंट करके उन अपराधियों को भी पकड़ लेते हैं। जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसको भी हम तत्काल करते हैं। क्या अंतर पाते हैं भाई साहब? जस्ट जहाँ तक मेरा सोचना है, पर्सनल अनुभव रहा है, क्यों मैंने क्राइम की पत्रकारिता की है हमेशा, कि पुलिस के पास अगर कोई फरियादी आता है तो उसकी अगर आपने 50% बाद भी उसकी बात सुन ली ढंग से तो उसका 50% रिलैक्सेशन तो मिल ही जाता है। और अगर आपने उसे पूरी तरीके से सुन के उसके साथ कुछ कर दिया तो आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। यानी आपने यज्ञ के समान काम कर लिया है, अगले किसी को न्याय दिला रहे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। व्यक्ति पुलिस के पास दुखी होकर आता है, कष्ट में, परेशानी में, दिक्कत में व्यक्ति या तो ऊपर वाले को याद करता है या उसके बाद किसी को याद करता है तो वो पुलिस को करता है। यहाँ सबसे बड़ी वो ये है कि आप किसी प्रकार की समस्या फर्स्ट प्रायोरिटी पुलिस ही होती है। यहाँ तक कि कुत्ता भी काट ले, कुछ भी हो तो कोई नहीं दिखता पुलिस के अलावा। पुलिस से लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं और एक उम्मीद लेके, इस उम्मीद के साथ पुलिस के पास लोग आते हैं कि हमारी वहाँ से मदद होगी। जी। व्यक्ति जब आता है तो उसको बिठाल के प्रेम पूर्वक उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को सुन के उसका समाधान किया जाए तो निश्चित वह व्यक्ति जो है अटूट असीमित दुआएं दे के जाता है और पुलिस की एक छवि बहुत अच्छी उससे बनती है और उस व्यक्ति की नज़रों में और समाज की नज़रों में पुलिस की छवि अच्छी हो जाती है। अधिकतर देखा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आया जब आपको लग रहा हो काफ़ी परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, कि आज उसको आपने कैसे फेस किया, कैसे निकले? क्योंकि आज का युवा जरा सी प्रॉब्लम आने पर होपलेस हो जाता है, सुसाइड जैसे कदम उठाने की ओर बढ़ने लगता है। निश्चित नौकरी के दौरान कई ऐसे मोड़ आए हैं और कई दफ़े ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं और सही काम करते करते में ही जो है हमारे ऊपर पब्लिक हावी हो जाती है। जी। ऐसी स्थिति में हम लोग बड़ी सूझबूझ से, एक हमारा पुलिस का शब्द होता है हिकमत अमली, जी। हम अपनी सूझबूझ द्वारा जनता को किस तरह मैनेज करें और किस तरह उसका विश्वास जीतें जी। और हम वहाँ से सुरक्षित अपना काम करके लौट के आए, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे बीच में होती है। और ऐसे मेरी नौकरी में कई मौके आए हैं जहाँ हम लोगों ने सफलता अर्जित की है अपने व्यवहार और बातचीत के द्वारा। तो भाई साहब कोई ऐसा अपना इन्वेस्टिगेशन बताएं जिससे लोग आज भी याद करते हैं किसी भी ज़िले का, कि शर्मा जी थे यहाँ पर, वो ऐसा करके गए हैं, मिसाल देते हो, आपकी एग्जाम्पल देते हो? नहीं, ऐसे नौकरी के दौरान एक नहीं आप किसी एक बिल्कुल उदाहरण मैं भी है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिनारा में तैनात था उस समय, वर्ष 1913 की बात है ये जी। बीच मार्केट में एक व्यापारी थे, कपड़ा व्यापारी नगरिया, जिनको गोली मारी थी जी। और गोली से वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसके पेट में गोली लगी हुई थी, जिसको लेके जो है तत्काल हम झांसी हॉस्पिटल पहुंचे और झांसी से उसको रेफ़र किया ग्वालियर के लिए, क्योंकि उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में हम लोग उसको फिर झांसी से ग्वालियर को लेके निकले। तो मैं ग्वालियर लेके जा रहा था, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इनका इलाज कहाँ कराऊं जी, किस जगह मुझे लेके जाना चाहिए। उस समय सहारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था जी। तो उनके परिजनों से बात हुई और हम सहारा हॉस्पिटल उसको लेके पहुँचे जी। जब वहाँ सहारा हॉस्पिटल हम लेके पहुँचे, डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया, उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना अति आवश्यक है जी। यदि ऑपरेशन डिले होगा तो इसकी जान को खतरा है जी। ऐसी स्थिति में उनको 4 बॉटल खून की अर्जेंट आवश्यकता थी, वो भी उन्होंने कहा कि अभी निकलवा के ताज़ी खून चाहिए। उनने उसका ब्लड ग्रुप दिया। उनके परिजन जो साथ में थे, कुछ लोगों तैयार हुए, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उस समय मेरा ग्वालियर में परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है जी। मैंने अपने परिजन और रिश्तेदार के नए लड़कों को बुला के जी मैंने ब्लड चेक कराया, मैच करवाया सर। तो मेरे परिवार के 4 लोगों का ब्लड उससे मैच हुआ और 4 बोतल खून वहाँ से निकलवा के मैं सहारा हॉस्पिटल पहुँचा उनके परिजनों के साथ और उसका ऑपरेशन कराया जी। ईश्वर की कृपा से, डॉक्टरों के विशेष प्रयास से उसकी जान बची
और इसके बाद फिर हमने लगातार इन्वेस्टिगेशन किए, उस करके उस मैटर को ट्रेस किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे भेजा। उस जनता जो दिनारा का, उसका परिवार और उसकी जनता दिनारा की मुझे आज भी उस घटना के लिए याद करती है। बताइए, आपने इतनी मिसाल, अच्छी मिसाल कायम की है कि खुद इतना वो अरेंजमेंट करना कोई कर सके। आप तो पुलिस में एक, आपने एक संतगिरी निभाई है जो कहते हैं, जो बिल्कुल। मेरे पास अगर कोई फरियादी आता है जी, या कोई पीड़ित आता है तो मुझे ये लगता है कि मैं इसकी क्या अधिक से अधिक मदद कर सकूं, और मैं शासकीय संसाधनों से हटके व्यक्तिगत रूप से भी उसकी मदद करने तैयार हूं, जी, क्योंकि ये एक सेवा का माध्यम है और इससे अच्छी सेवा मुझे नहीं लगता जनता की कोई दूसरे विभाग में रह के कर पाता हो। तो क्या यही कारण है भाई साहब कि आपके चेहरे पे एक स्ट्रेस नहीं है, जबकि पुलिस की नौकरी ऐसी है 24-24 घंटे निकल जाते हैं, कभी आपके चेहरे पे एक स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, जबकि आज के समय में तो बहुत ही मुश्किल है। निश्चित आप जो कह रहे हैं वो सही है जी, क्योंकि हम लोगों को भी 24-24 घंटे हो जाते हैं लगातार काम करते, और भी ज़्यादा 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं नौकरी को नौकरी नहीं समझता हूँ। नौकरी को मैं अपने कर्तव्य या अपनी, कहना चाहिए एज ए गेम, जी, जैसे अपन खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, मैं इस तरह से, मेरी सोच हमेशा नौकरी करने के लिए उत्सुक रहती है। मैं अधिक से अधिक विभाग के लिए काम करूं जी, और अधिक से अधिक मैं जनता का सहयोग करूं, तो मैं इसको बोझ नहीं समझता, बल्कि मैं अपना कर्तव्य समझ के लोगों की कर्तव्य सेवा में समझ के लगा उसको एंजॉय कर रहे हैं आप, तो सीधा अपने अपनी लाइफ में उसको पूरी तरीके से उतार लिया है, स्टेबल हो गए हैं उसमें। निश्चित। ये तो ठीक है भाई साहब, इतना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे कभी ना कभी कंप्लेंट को जाती होगी फैमिली में कि आप किस प्रकार की नौकरी, जब सारे लोग सेलिब्रेशन करते हैं फेस्टिवल, आप टाइम नहीं देते हो, इस प्रकार की कभी ना कभी कोफ्त तो रहा होगा ना? मैं निश्चित, ये आपने मेरी दुखती हुई नब्ज पर शब्द रखे बोले हैं आपने। मैं इस समस्या से हमेशा पीड़ित रहा हूँ जी, लेकिन मैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जी, आप ग्वालियर में हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, आप दिखाने जा सकते हो, परिवार के लोग आपको दिखाने ले जा सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ जो सेवा कर रहा हूँ उसके बदले में दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अगर 4 दिन के लिए यहाँ से छुट्टी लेके जा रहा हूँ, कहीं भी जाऊँगा तो निश्चित वो 4 दिन यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत के महसूस होते हैं जनता को। जी, मैं अपनी सारी नौकरी में या लाइफ में मैं कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई घूमने के लिए मैं नहीं गया अपने बच्चों के साथ जी, और मैंने अपनी नौकरी को ही सब कुछ समझा है। यानी आप लोग जो सेलिब्रेशन करने घूमने जाते हैं उस पर भी नहीं, हमने पूरी समर्पित कर दिया, आप तो पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो आज के जो युवा राह दिशा भटक रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे भाई साहब? नहीं, मेरा उनको राय है और राय के साथ साथ मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि संस्कारों पर वो चलें। जी, परिवार के जो संस्कार हैं, परिवार के, समाज के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों पे चलना चाहिए। आधुनिकता में जैसे जो आजकल नशा चल रहा है, नशा की ओर लोग अग्रसित हो गए हैं, और भी कई प्रकार के ऐसे कृत्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो मैं युवा पीढ़ी से विशेषकर यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो वो नशे से दूर रहें। जी, नशा की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो शराब है, गांजा है, स्मैक है, और भी कई प्रकार की जो लोग उपयोग करते हैं, सबसे पहले तो उससे दूर रहें और लगन से और मेहनत से अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। ईश्वर निश्चित ही सफलता देता है। तो भाई साहब कोई ऐसा अपना क्षण बताएं जब लाइफ में आपने खूब बहुत एंजॉय किया हो, किससे प्रेरित रहे हैं आप? नहीं, मैं क्या है, मैं आदर्श पुरुष किसे मानते हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय या किसी उसमें, मैं बिल्कुल सादा जीवन जी के चला हूँ। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, ये तो मेरा फॉर्मूला रहा है। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, मैंने अपनी लाइफ में बाकी चीज़ें तो छोड़ सकता हूँ, मैंने बीड़ी, सिगरेट और पान तक नहीं खाया। वेरी गुड। आज के समय में किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार की ये बीड़ी सिगरेट तक का मुझे पता नहीं है कि वो कैसी होती हैं। तो उम्मीद है ना भाई साहब, तो परिवार भी आपका संस्कारवान होगा, क्योंकि आजकल ये कहीं ना कहीं ऐसे अपवाद आते हैं कि पुलिस के फैमिली के जो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक सही नहीं निकलते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये ऐसा लोगों के विचार हैं, लेकिन नहीं, पुलिस के बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, बहुत अच्छे संस्कारवान हैं और काफ़ी अच्छी
एजुकेशन करके बड़े बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस अधिकारी भी पुलिस विभाग के बच्चे बने हैं। और नहीं, एक एग्जाम्पल है ना, एक लड़की उसकी जब आईपीएस बन के गई, वो उसी में हेड कांस्टेबल, उसी जिले में ऐसे ये तेलंगाना का मामला है। ऐसे कई उदाहरण हैं जी। कि पुलिस के सिपाही हवलदारों के बच्चे डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर बने हैं। अभी हमारे जहाँ जो मैडम राजावत थी, डीएसपी दिव्या सिंह राजावत, एसडीओपी दतिया थी, उनके फादर पुलिस में सिपाही रहे, हवलदार थे। जी। निश्चित है बच्चे जो है संस्कारवान निकलते हैं, तरक्की करते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान रहता है, तो निश्चित अच्छे पदों पर वो आसीन होते हैं। तो भाई साहब, कर्म और किस्मत में से किसको ज़्यादा महत्व देते हैं आप? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें आवश्यक, दोनों आवश्यक हैं, बिना उसके लक नहीं है। तकदीर और तजवीज़ दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। किस्मत साथ देती है, लेकिन काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के किस्मत भी नहीं देगी। जी। आज के युवाओं के लिए आपने मैसेज दिया है संस्कारवान होना चाहिए, और लेकिन आज महिलाओं का मुद्दा, छात्राओं का मुद्दा काफ़ी उछल रहा है। उनको किस प्रकार सुरक्षित रहना चाहिए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का तो समय है ही, मोबाइल सब कुछ, ऐसा कुछ आप उनके लिए कुछ काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग निश्चित हमारी महिला अधिकारी स्कूल्स में जा के स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, उनको सारी जो सुरक्षा के उपाय हैं वो भी बताते हैं, और उसका काफ़ी असर भी हुआ है। हमारी पुलिस अधिकारी जितनी भी हैं ज़िले में जी, वो लड़कियों की कॉलेज में, स्कूल में जा के उनको निश्चित समझाइश देती हैं, और उनकी बराबर उसका असर हुआ है। जी। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उनको लगातार बताया जाता है कि आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस किस का आपको उपयोग करना चाहिए, पुलिस को बुलाने के कौन कौन से मोबाइल नंबर हैं। ये सारी चीज़ें आजकल हर महिलाओं को उपलब्ध करा दी गई हैं, बच्चियों को, तो उनका वो उपयोग करती हैं और उससे वो सुरक्षित हैं। अच्छा भाई साहब, लास्ट में एक जवाब और देंगे। थाने के वैसे तो आप सामंजस्य सब बना के रखते हैं, लेकिन क्या कुछ नया करके जा रहे हैं इंद्रगढ़ थाने के लिए? खास करके छोटा जो स्टाफ है आपका, वो भी कुछ ना कुछ हमेशा उनको लिए क्या सहूलियत दे रहे हैं? सीधा ये छोटा स्टाफ तो गलती करता ही है, लेकिन फिर भी उनको आप किस प्रकार मैनेज करके चलते? मैं स्टाफ को परिवार की तरह देखता हूँ जी। ये हमारा एक परिवार है। वैसे तो पूरा जिला पुलिस परिवार है, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे जो थाने हैं वो एक परिवार के रूप में ही होते हैं, और इस थाने के परिवार का मैं मुखिया हूँ जी। इस मुखिया के नाते मैं उनका सभी का दुख दर्द में भी शामिल होता हूँ। उनकी अगर कोई असुविधाएं उनको हैं तो उसमें भी मैं सहयोग करता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर जब जहाँ जिसको जाना होता है, अवकाश की आवश्यकता है तो अवकाश भी समय पर दिए जाते हैं। साथ ही काम के लिए उनको समझाइश दे के, उनको जो है बराबर टाइम टेबल सेट करके, जो शासकीय कार्य हैं, विवेचना है, गश्त हैं, चेकिंग हैं, ये सारी चीज़ें भी उनसे मैं लगातार कराता हूँ, और मैं खुद लगे रह के इन कामों में काम करता हूँ। अच्छा भाई, इंद्रगढ़ के जो युवाओं को लेके चल रहे हैं आप, क्या उनको भी साथ लेके कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं? इंद्रगढ़ के युवा मेरे संपर्क में है लगातार। मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, सबको मैंने अपना नंबर दे रखा है कि क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ हैं, जैसे जुआ है, सट्टा है, अवैध शराब है, इन सारी चीज़ों पे इस समय हमने अंकुश लगा रखा है, और ये पूरे क्षेत्र को मालूम है कि इस तरह की सारे जो इनलीगल काम है उन पर मैं अंकुश लगाता हूं, और उनको अपनी तैनाती के दौरान जहां मैं रहता हूं उनको बंद करा देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये थे इंस्पेक्टर परमानंद शर्मा जी, इंद्रगढ़ थाने में पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि लेकिन ये कार्य प्रणाली है उनकी, जहाँ भी रहे हैं जुआ, सट्टा, अवैध कारोबार कुछ नहीं चल सकता है, और वे एक प्रेरणा की, युवाओं की प्रेरणा के रूप में उभरते हैं, मिलते हैं ऐसे ही कार्यक्रम में जल्दी किसी अन्य अधिकारी के साथ। इंद्रगढ़ दतिया से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ। थैंक यू।